तो दोस्तों आपका फिल्मी टीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2025 में आई मूवी मिसेस को। मूवी की कहानी एक महिला की शादीशुदा जिंदगी के बाद की कहानी पर आधारित है। मूवी से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के अंत में करूंगा, तो आखिर तक बने रहिए हमारे साथ और पहले सुनिए इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं रिचा नाम की लड़की को जिसे डांस करना बहुत पसंद है। उसकी शादी तय हो जाती है दिवाकर नाम के लड़के से। दिवाकर पेशे से डॉक्टर है, उसका खुद का क्लिनिक है। रिचा को लड़का और उसकी फैमिली काफी अच्छी लगती है। वाइब मैच हो रही थी दिवाकर के साथ, तो वो खुशी खुशी शादी कर लेती है। शादी के बाद रिचा का घर पर बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। सुहाग रात वाली रात मस्त रोमांस करते हुए थक हार के दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह रिचा किचन में जाती है तो माँ पहले से ही खाना बनाने में लगी हुई थी। रिचा कहती लाओ मैं मिक्सर में चटनी बना दूं, तो माँ कहती कि तुम्हारे पापा जी को सिलवट्टे की पिसी चटनी ही पसंद है। मिक्सर में चीजें कटती हैं और सिलवट्टे में पिसती हैं तो फर्क आ जाता है स्वाद में। रिचा की एक आदत थी कि कुछ बना रही है तो बीच बीच में खा भी लेती थी चुटर पुटर कुछ भी। रिचा चाय देती है दिवाकर को, तो दिवाकर आधी चाय दूसरे कप में डाल के रिचा को भी दे देता है पीने को। सो स्वीट ना, देखते जाओ बस। रात में रिचा की सास बर्तन धो रही होती है तो रिचा कहती कि रहने दीजिए, कल काम वाली आएगी तो धो देगी। माँ कहती कि नहीं, किचन बासी नहीं छोड़ते बेटा। तो रिचा कहती लाइए मैं कर देती हूँ। तो माँ कहती कि नहीं आज रहने दो। रिचा अपने रूम में जाती है तो दिवाकर मूड बनाने लगता है। तो रिचा कहती कि आज बहुत ज्यादा खा लिया है, मूड नहीं है, आज नहीं करते है ना। दिवाकर फिर भी उसके साथ करने ही लगता है। रिचा रोकना चाह रही थी पर दिवाकर रुक ही नहीं रहा था, तो होता वही जो दिवाकर का करने का मन था। माँ पूरा किचन साफ करके ही सोने जाती थी। रात के 12-1 बज जाते थे करते करते। रिचा को समझ नहीं आया था कि हुआ क्या। उसने मना किया पर दिवाकर ने उसकी सुनी नहीं। उसे अच्छा सा नहीं लग रहा था। सासू माँ सुबह 6 बजे उठ जाती हैं। उठते ही माँ काम पे लग जाती थी। अपने पति के कपड़े निकाल के रखती हैं, उनकी चप्पल बेड के पास रख देती हैं। उनके उठने पर उन्हें अजवाइन घुला पानी देती हैं। फिर चली जाती हैं किचन खाना बनाने। रिचा भी लग जाती है उनके साथ। दिवाकर सुबह जाता है टेनिस खेलने। पापा जी अखबार पढ़ते हैं और फिर मालिश करवाते हैं नौकर से। रिचा किचन में थी तभी दिवाकर आवाज लगाता है। रिचा उसके पास जाती है तो दिवाकर कहता कि कबर्ड से कपड़े निकाल दो मेरे। रिचा पैंट शर्ट निकालती है तो दिवाकर कहता कि पूरे कपड़े। रिचा कच्चा बनियान भी निकाल कर टॉन्ट मारते हुए कहती कि पहना भी दूं क्या। तो दिवाकर कहता कि हाँ क्यों नहीं। कबर्ड 2 कदम की दूरी पर था, खुद से भी वो कपड़े निकाल सकता था, लेकिन रिचा को बुलाया आवाज लगाकर, जो कि किचन में वो भी काम ही कर रही थी। नाश्ता बन जाता है तो दिवाकर और पापा जी खाने बैठते हैं। रिचा जल्दी जल्दी रोटी दे रही होती है तो पापा जी टोकते हुए कहते कि लेफ्ट हैंड से नहीं बेटा, लेफ्ट हैंड से तो भिखारियों को भीख भी नहीं देते। एक तो गरम गरम रोटियां बना के दो, ऊपर से ये भी देखो कि कौन से हाथ से देनी है। रिचा माँ से कहती कि आप भी बैठ जाइए, गर्मा गर्म खा लो आप भी। तो पापा जी कहते कि इनको कौन सा क्लिनिक जाना है। रिचा तो भी कह ही रही होती है तो माँ उससे कहती कि जाओ दिवाकर के लिए गर्मा गर्म फुलके ले आओ। रिचा फुलके दे के पापा जी के लिए रोटी बनाती है तो पापा जी चाय मांग लेते हैं। रिचा चाय बना के पापा जी को देती है और दिवाकर को भी। रिचा उम्मीद कर रही थी कि दिवाकर प्यार जताते हुए चाय शेयर करेगा, पर आज ऐसा नहीं करता। वो सीधा काम पे निकल जाता है। पापा जी कहीं बाहर जाते थे रोज, तो उनके जाने से पहले ही माँ उनकी चप्पल निकाल के बाहर रख देती थी। दोनों मर्द खाना वाना खा के अपना अपना निकल जाते हैं, टेबल पर ही झूठी प्लेट छोड़ के। उनके जाने के बाद दोनों महिलाएं खाने बैठती हैं। रिचा की बबल नाम की दोस्त थी जो कि वो भी डांसर ही है। वो रिचा को बुला रही थी कि तुम भी तो आया करो रिहर्सल के लिए। रिचा कैसे जाती, टाइम ही नहीं मिलता था इस घर के काम काज से। सासू माँ की एक बेटी थी जो कि विदेश में रहती है अपने पति के साथ। वो पेट से थी तो वो माँ को बुला रही थी कि आप आ जाओ, थोड़े दिन यहाँ घूम जाओ ना। रिचा भी कहती कि घूम आइए ना, मैं यहाँ संभाल लूंगी। अब वहाँ जाना था तो घर की बनी चीजें ले जाना तो लाजमी है, जैसे अचार चिवड़ा वगैरह वगैरह। तो माँ जी वही बनाने में लग जाती हैं। रिचा उनकी मदद कर रही थी और बीच बीच में थोड़ा बहुत खा भी लेती थी। साथ ही साथ सीख भी रही थी उनसे कि कैसे बनाया जाता है सब कुछ। माँ जी निकल जाती हैं घर संभालने की जिम्मेदारी रिचा को देके। अगली सुबह रिचा जल्दी उठ के चाय बना के पापा जी को देती है तो वो कहते हैं कि मैं सुबह चाय नहीं पीता, आपकी मम्मी जी मुझे पहले अजवाइन का पानी देती हैं। रिचा उन्हें फिर अजवाइन का पानी बना के देती है। फिर जल्दी जल्दी लग जाती है नाश्ता बनाने में, जो कि खाने के बराबर ही होता था। रिचा सिलवट्टे पर चटनी पीस रही होती है कि तभी उसके आंख में मिर्ची चली जाती है। जल्दी जल्दी निपटाने के लिए वो चटनी मिक्सर में पीस देती है। मिक्सर की आवाज पापा जी को साफ सुनाई दे रही थी, पर वो कुछ कहते नहीं। नाश्ता करते वक्त दिवाकर कहता कि सिर्फ रोटियां हैं क्या, फुलके नहीं है क्या। रिचा जल्दी से फिर गरम गरम फुलके बना के देती है। तभी पापा जी चटनी देखते हुए कहते कि अगर दही है तो वो दे दो मुझे, सिलवट्टे पर पीसने से हाथ जलते होंगे ना। कोई बात नहीं, आप अकेले क्या क्या संभालोगे, आपकी मम्मी को तो आदत है।
काम पे जाने से पहले दिवाकर ऋचा के पास आकर कहता कि जल्दी से किस्सी दे दो, तो ऋचा कहती कि नहीं, मुझसे बदबू आ रही है। दिवाकर कहता कि तुम किचन की तरह महक रही हो, वो तो दुनिया की सबसे बेहतरीन खुशबू होती है। इतना कह के वो चला जाता है। सबके जाने के बाद ऋचा अकेले सारे गंदे बर्तन साफ करती है, पूरा किचन साफ करती है। साफ सफाई होने के बाद वे थोड़ा राहत की सांस लेते हुए अपनी डांस वीडियोस देखने लगती है ईयरबड लगा के। तभी नौकर मटन दे के जाता है ये बोल के कि लंच बना दीजिए, साहब ने भेजा है। बस बैठी ही थी वो कि फिर से काम आ गया। थोड़ा मूड लाइट करने के लिए वो गाना सुनते हुए उसी धुन में नाचते हुए खाना बनाना शुरू कर देती है। पिताजी का बाहर जाने का टाइम हो गया था तो वो आवाज लगा रहे थे ऋचा को चप्पल निकालने के लिए। ऋचा ने तो ईयरबड लगा रखे थे तो उसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। आवाज लगाने पे भी जब ऋचा नहीं आती तो वो खुद चप्पल निकालते हैं। फिर जाते हैं किचन तो उन्हें देखने मिलता है कि बहू तो नाचने में पड़ी है। ऋचा पापा जी को देख चौंकते हुए एकदम स्टैचू बन जाती है। पापा जी नाराजगी जताने के लिए धम्म से दरवाजा बंद करके चले जाते हैं बाहर। दिवाकर का लंच टाइम होता है पर लंच आया नहीं घर से क्योंकि बना नहीं। घर पर पापा जी खाना खाने बैठते हैं तो ऋचा कहती कि माफ करना पापा जी, मीट पक नहीं रहा था इसलिए इतनी देर हो गई। पापा जी कहते कि आपने इसे कुकर में पकाया है ना, फिर तो ये पुलाव हुआ, बिरयानी नहीं। दम पुख्त बिरयानी का मतलब है धीमी धीमी आंच में पकना, धीरे धीरे। दिवाकर शाम को आकर कहता कि 12-12 घंटे काम करता हूँ यार, कम से कम खाना तो टाइम पे डिजर्व करता हूँ ना। 6 कप कॉफी पीकर दिन काटा है आज मैंने, अब डिनर मिलेगा या वो भी नहीं मिलेगा तो गर्म फुल्के ही देना। पापा जी अपनी पत्नी से बात करते हुए कहते हैं कि आपने अपने असिस्टेंट को पतीले में बिरयानी बनाना नहीं सिखाई। माता जी कहते हैं कि कुछ हफ्ते आप पुलाव ही खा लीजिए। पापा जी कहते हैं कि खा तो हम कुछ भी लेंगे मगर बहू को घर संभालना तो सिखाना पड़ेगा ना, कम से कम उसे डस्टिंग तो अच्छी तरह से करने के लिए कह दीजिए, क्योंकि मेरी एलर्जी बढ़ी तो अपने ही अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। माँ ने कह ही दिया था ऋचा को, तो अगले दिन वो अच्छे से धूल मिट्टी साफ करने में लग जाती है। ऋचा फिर यूट्यूब से देख देख के दम पुख्त बिरयानी बनाती है, खूब मेहनत लगन प्यार घंटों लगा के पापा जी को खाने को देती है। फिर पूछती है कैसा है, तो पापा जी बस खा रहे होते हैं, बोलते ही नहीं कुछ। जब कोई दिल से खाना बनाता है तो उम्मीद करता है कि खाने वाला कुछ तो बोले, जब नहीं बोलता तो बड़ा बुरा सा लगता है कि इतनी मेहनत क्यों ही करी। ऋचा बर्तन धो के दिवाकर को लंच भिजवा के फिर खुद खाना खाने बैठती है अकेले। रात में ऋचा दिवाकर से कहती कि दिन की बहुत सारी बिरयानी बची है, वो खा लेते हैं ना। दिवाकर कहता कि नहीं, कुछ हल्का खाते हैं ना, कड़ी फुल्का खाएं। अब ऋचा मुंह बना के लग जाती है कड़ी फुल्का बनाने में। ऋचा अपनी माँ से बात करते हुए बता रही होती है कि यहाँ तो कोई है ही नहीं मदद करने वाला, सब अकेले ही करना पड़ता है। पापा जी को तो मेरा खाना पसंद ही नहीं, कुक रखने की बात करूँ क्या। माँ कहती कि अभी नई नई गई हो, अभी मत बोलो कुछ, बाद में बात कर लेना, अभी एडजस्ट कर लो थोड़ा। ऋचा कहती एडजस्ट ही कर रही हूँ माँ, बचा हुआ खाना या तो मुझे खाना होता है या तो फेंकना होता है। माँ कहती तो खाना हिसाब से बनाया करो ना। ऋचा कहती हिसाब से ही बनाती हूँ मम्मी, आपसे तो बात करना ही बेकार है, चलो रखो फोन। रात का खाना खिला के ऋचा बर्तन धो रही होती है कि तभी बेसिन जाम हो जाता है। ऋचा को बहुत घिन आती थी गंदे पानी में हाथ डाल के कचरा निकालने पर अब उसे वो भी करना पड़ता है खुद ही। सब काम खत्म करके थक हार के सोने जाती है वो, तो दिवाकर चढ़ जाता है उस पर। चाहे मन हो ना हो, मन तो तब होना जब बनाया जाए। उसे तो बस अपने चरम सुख से मतलब था, अपना कर लिया बस हो गया। ऋचा की इच्छाएं, ऋचा की फीलिंग्स गई तेल लेने। अगले दिन बर्तन धोते समय ऋचा देखती है कि बेसिन की पाइप लीक हो रही है, सब गंदा पानी टपक रहा है। ऋचा को टाइम ही नहीं मिलता था अपनी दोस्त से भी बात करने का, पर आज उसका फोन उठा लेती है। दोस्त खबर देती है कि कमानी में उसका परफॉर्मेंस सेलेक्ट हो गया है, उसको पहला कोरियोग्राफी क्रेडिट मिलेगा, हमने रिहर्सल शुरू कर दी है, तुम्हें 2 हफ्ते से कॉल कर रही हूँ पर तुम तो गायब ही हो। ऋचा का भी बहुत मन था ज्वाइन करने का, पर कहती कि मेरा तो आना मुश्किल होगा। दोस्त कहती कि कम से कम परफॉर्मेंस तो देखने आओ। हमें देखने मिलता है कि दोस्त का पति उसके लिए खाना बना रहा है। ऋचा अपनी दोस्त को ब्लॉक कर देती है क्योंकि उसे पता था कि वो फोन करेगी आने के लिए और वो जा नहीं पाएगी तो उसका और मूड ऑफ होगा। ऋचा वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती थी तो पापा जी की इसके लिए भी शिकायत थी कि मशीन में पसीने के दाग नहीं जाते। ऋचा को फिर अलग से उनके कपड़े धोने पड़ते हैं। ऋचा ने दिवाकर को मैसेज किया था कि प्लम्बर बुला दो, पर उसने मैसेज ही नहीं देखा। शाम को दिवाकर के आते ही ऋचा उससे कहती कि क्या हम एक काम वाली रख सकते हैं, मुझे खुद का काम शुरू करना है, उसके लिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। दिवाकर कहता कि ये डांस वांस करने से कुछ कमाई भी है या बस टाइम पास है। ऋचा कहती कि काम करूंगी तभी तो धीरे धीरे कमाई होगी। दिवाकर कहता 50-60 मरीज देख के आया हूँ और तुम आते ही शुरू हो गई, थोड़ा तो सांस लेने दो यार।
लीकेज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। दिवाकर रूम से ही ऋचा को कॉल करके पूछता है काम हो गया क्या? तो ऋचा कहती कि नहीं, अभी बर्तन बचे हैं। ऋचा का बिल्कुल भी मन नहीं था आज कुछ करने का, तो वो बाहर सोफे पे ही सो जाती है। उसे पता था कि मैं कमरे में जाऊंगी तो वो फिर धक्का मुक्की करने में लग जाएगा, मेरे बिना मन के, बिना मर्जी के। अगले दिन ऋचा दिवाकर को बताती है कि मेरे पीरियड्स शुरू हो गए हैं। तो दिवाकर कहता कि अच्छा अब तुम किचन में मत जाना। ऋचा पूछती क्यों? तो दिवाकर कहता कि क्योंकि तुम्हें रेस्ट चाहिए ना, तुम रेस्ट करो, मैं चाय नाश्ते का देख लेता हूँ। दिवाकर बाहर से नाश्ता ले आता है। अब क्लिनिक से दिवाकर एक महिला भेजता है घर की सफाई के लिए। ऋचा डस्टिंग करने लगती है तो महिला कहती कि आप आराम करो, वैसे भी इस घर की औरतों को आराम बड़ी मुश्किल से मिलता है। ऋचा पूछती कि काम वाली मिल जाएगी क्या? तो महिला बोलती कि कितनों को लेके आई पर एक भी नहीं टिकी, आपके घर में ना किचकिच बहुत करते हैं। अब जब तक ऋचा के पीरियड्स नहीं खत्म हो जाते यही खाना पीना बनाना घर के काम करने वाली थी। दिवाकर और पापा जी को नाश्ते में खाने की आदत थी मस्त मस्त खाना, लेकिन एक्चुअल में जो नाश्ते में खाया जाता है महिला वही बना के रख देती है। दोनों इंतजार में थे कि कब खत्म होंगे ऋचा के पीरियड्स, कब खाने मिलेंगे पकवान। ऋचा इस बीच अपने डांस वीडियोस देखती रहती थी तो उसका मन करने लगा कि कुछ तो करना चाहिए मुझे। ऋचा एक डांस एकेडमी में डांस टीचर के लिए अप्लाई कर देती है। पीरियड्स खत्म हो जाते हैं तो खाना खिलाते वक्त ऋचा पापा जी से कहती कि मैं सोच रही हूँ कि जॉब कर लूँ डांस टीचर की, बचपन से कर रही हूँ, 4 साल से सिखा भी रही हूँ, मेरा खुद का डांस ट्रूप भी है। दिवाकर कहता ये तो तुम्हारी हॉबी है ना, हॉबी को जॉब कौन बनाता है? पापा जी दिवाकर की बात पर हामी भरते हुए कहते कि हाँ, और हमारी फैमिली में सूट भी नहीं करेगा। दिवाकर ऋचा से कहता कि देखो अभी अप्लाई मत करो, बाद में मैं पापा से बात कर लूंगा, और वैसे भी गर्भवती होने के बाद तो ये जॉब शॉब छोड़ना ही पड़ेगा ना, तो क्यों परेशान होना इतना। ऋचा का मुंह बन जाता है। अब घर पर आते हैं एक दिन के लिए रिश्तेदार टुन्नू भैया और बिन्नी भाभी। टुन्नू भैया शिकंजी बनाने को कहते हैं, दिवाकर हॉट कॉफी और पापा जी के लिए चाय। जब तक वो सब कुछ बना के लाती है ये लोग बोतल खोल लेते हैं। बिन्नी भाभी कहती हैं कि लाई है तो पी लो ना। टुन्नू भैया टेस्ट करते ही बोलते हैं कि शिकंजी बनाना भी एक कला है, शिकंजी नींबू पानी की तरह थोड़ी ना होती है। बिन्नी भाभी कहती कि एक घर है, कोई ढाबा थोड़ी है। टुन्नू भैया हंसते हुए कहते हैं कि बीवी कमाओ हो ना तो धौंस हमेशा जमाती है। अब बात आती है खाने में क्या खाना है, तो ऋचा कहती कि खाना बन गया है, लेकिन इन लोगों का मन था मटन खाने का। टुन्नू भैया कहते हैं मटन तो मैं बनाऊंगा, तुम लोगों को आज अपने हाथ का मटन खिलाता हूँ। जो भी आप सोच रहे हो वही होता है। बनाया तो ठीक, लेकिन पूरा किचन तितर बितर कर दिया, कूड़ेदान सा बना दिया किचन को। ऋचा ने इलाके का मुआयना किया ही था जंग लड़ने के लिए कि तभी फिर से फरमाइश आ जाती है 3 शिकंजी की। अगले दिन फिर टेस्टी टेस्टी खाना बना के सबको नाश्ता कराती है। फिर लंच भिजवाकर वो तैयार हो जाती है जाने के लिए। आज इंटरव्यू था उसका जहाँ अप्लाई किया था उसने। वो निकल ही रही होती है कि तभी पापा जी आकर पूछते हैं कहीं जा रही हो? ऋचा बताती है अपनी बात तो पापा जी कहते हैं कि मैंने मना तो कर दिया था ना इसके लिए, तो फिर क्यों जा रही हो? आपकी जो मम्मी जी है ना उन्होंने भी PhD की है इकोनॉमिक्स से, मगर घर और बच्चे उनकी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहे हैं। ऋचा उन्हें मनाने की कोशिश करती है पर पापा जी उसकी सुन ही नहीं रहे होते, सुन के भी अनसुना कर दे रहे थे। ऐसे वक्त पे क्या ही करती ऋचा, नहीं जाती वो। जब आपके अंदर प्रतिभा हो, यकीन हो खुद पर कि हम कर सकते हैं, पर करने ना मिल रहा हो कुछ, तो जो फील होता है वही फील कर रही थी ऋचा भी। अब हम देखते हैं कि ऋचा और दिवाकर गए होते हैं ऋचा के दोस्त के घर डिनर करने। खाना खाने के बाद दिवाकर झूठी प्लेट्स उठाकर रखने लगता है तो ऋचा मजाक में बोलती अरे वाह, यहाँ तो तुम बड़ी हेल्प कर रहे हो। दिवाकर कहता मैं तुम्हारी मदद नहीं करता क्या? ऋचा कहती मदद किचन तो क्या जनाब टेबल से उठते तक नहीं है घर पे, पापा जी के साथ बैठते हैं खाने और पापा जी के साथ ही चले जाते हैं। दिवाकर कहता क्लिनिक में मैं अकेला ही काम करता हूँ, तुम आओगी क्या वहाँ काम करने? ऋचा कहती तुम जाने दोगे मुझे बाहर काम करने? फ्री की कुक और काम वाली जो मिल गई है। ऋचा वाइन के नशे में थी तो आज इतना सब बोलने की हिम्मत कर ली मस्ती मस्ती में। दिवाकर अकेले में ऋचा से कहता कि क्या बोल रही हो तुम, मैंने तुमसे इसलिए शादी की कि मुझे फ्री की कुक और काम वाली चाहिए थी, इसीलिए लाई हो तुम यहाँ कि मेरा मजाक बना सको अपने दोस्तों के सामने। ऋचा कहती कि मैं मजाक कर रही थी। घर आकर दिवाकर मुंह सड़ाए लेटा हुआ था। ऋचा कहती कि लड़ाई का गुस्सा लेके नहीं सोना चाहिए पति पत्नी को। ऋचा उससे माफी मांगती है तो वो शांत हो जाता है। फिर अचानक ऋचा के साथ करने लग जाता है सीधा, कोई फोर प्ले नहीं, कोई रोमांटिक बातें नहीं, सीधा मेन कोर्स। इच्छा ही मर गई थी ऋचा की अब तो कुछ करने की। दिवाकर ने अब तक प्लम्बर नहीं बुलाया था, पानी और बहने लगा था। ऋचा दिवाकर से फिर से कहती है कि किसी को बुला लो इसे ठीक करने के लिए। दिवाकर हूँ हाँ करके टालते हुए कहता कि मेरा बैग पैक कर दो, मुझे कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है। दिवाकर कहता कि पापा का बर्थडे आने वाला है, लंच पर उनके दोस्त आएंगे तो खाना एकदम कड़क होना चाहिए।
चाहिए। जाते जाते दिवाकर फिर अपनी गर्मी निकालने के लिए आगे बढ़ता है तो ऋचा उसे पीछे करते हुए कहती कि नहीं करना मुझे अभी। संभोग के सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए करते हैं क्या? दिवाकर कहता हम शादीशुदा हैं, फैमिली प्लानिंग तो करेंगे ना। ऋचा कहती कैसे? ऐसे मशीनी संभोग करके? तुम्हें दिखता नहीं कि मुझे दुखता है जब तुम मेरे साथ करते हो, पर तुम्हें बस करने से मतलब है। संभोग करना कोई काम नहीं है कि काम किया और बस चलते बने। थोड़ा तो प्यार करो दिवाकर, थोड़ा फोरप्ले करो। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। हमेशा सीधा शुरू हो जाते हो और खत्म होते ही बस खत्म। दिवाकर कहता तुम्हें बड़ा अनुभव है इसका। इच्छाएं पूरी करने लायक है भी कुछ तुम में? किचन की बास आती है तुम में से। शक्ल देखिए अपने आईने में, आई बड़ा बताने वाली। इतना कह के वो चला जाता है। अब करवा चौथ का दिन आ जाता है। बुआ जी आ जाती हैं घर पे, कहती कि मैं तुम्हारी सास की ड्यूटी करने आई हूँ। लीकेज देख के बुआ जी ऋचा को ही टॉन्ट मार देती हैं कि बेटा घर जितना साफ रहता है घर में उतनी ही बरकत होती है। खाना बनाते वक्त बुआ कहती हैं कि मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, तुम्हारी सास को मैंने ही खाना बनाना सिखाया था। ऋचा उन्हें अपनी डांस वीडियो दिखाते हुए बताती कि मुझे डांस करना बहुत पसंद है। खाना खाते वक्त पापा जी ज्ञान दे रहे होते हैं कि उपवास रखना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये सब करवा चौथ वगैरह सोच समझ के बनाया है। हर प्रथा के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होता है। बुआ जी भी हाँ में हाँ मिलाती हैं। बुआ जी ने भी व्रत रखा हुआ था, उनको बीपी का इशू था तो तबीयत खराब होने लग रही थी उनकी। तो ऋचा कहती कि आप दवाई खा लो ना। बुआ जी मना कर रही थी लेकिन फिर भी केयर दिखाते हुए ऋचा कहती कि आप दवाई खा लो, व्रत रखना इतना भी जरूरी नहीं है। बुआ भड़क जाती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है व्रत रखने में, इतनी उम्र होने को आ गई और तुम्हारी जनरेशन को देखो अभी से दिक्कत होने लगी। अपने व्रत पे ध्यान दो। तुम्हारी सास कह रही थी कि खाना बनाते वक्त तुम्हें चुगने की आदत है। ऐसा ना हो कि मटर पनीर बनाते वक्त तो पनीर खा लिया और मटर रह गया खाली। ऋचा देखती है कि बुआ जी पापा जी को उसकी डांस वीडियोस दिखा रही हैं। दिवाकर आकर कहता कि तुम्हारा सोशल मीडिया प्राइवेट क्यों नहीं है और डांस वीडियोस क्या कर रहे हैं वहाँ पे तुम्हारे? डिलीट करो इनको, ये सब अच्छा नहीं लगता। अब ज्यादा हो रहा था। ऋचा साफ मना कर देती है कि नहीं करूंगी, क्या कर लोगे? त्योहार का दिन रोते हुए बीतता है ऋचा का। व्रत तोड़ने का समय आता है तो सब लोग रस्म करवाते हैं जो भी होती है करवा चौथ की। कोई इमोशन नहीं, कोई प्यार नहीं, बस फॉर्मेलिटी सब कुछ। अब पापा जी के जन्मदिन का दिन आ जाता है तो सभी लोग आए होते हैं। सब कर रहे थे पार्टी और ऋचा बैठी थी किचन में अकेली, पूरी कर रही थी डिमांड, हर फरमाइश जो आ रही थी बाहर से। ऑर्डर आता है 9 ग्लास शिकंजी बनाने का, वो भी अलग अलग स्वाद के हिसाब से। पार्टी में टुन्नू भैया डांस कर रहे थे तो वो कथक के स्टेप करते हुए दिवाकर से कहते कि ये देखो तुम्हारी बीवी का डांस स्टेप। दिवाकर किचन में जाकर ऋचा से कहता मैंने बोला था ना वीडियोस डिलीट करने को, सबके सामने मजाक बन गया मेरा। वो चिल्ला के बोलता कि शिकंजी क्यों नहीं बनाई अभी तक, जल्दी बना के भेजो। लीकेज इतना बढ़ गया था कि बाल्टी भर गई थी पूरी गंदे पानी से। पानी अब सर से ऊपर जा चुका था। अब तक जो कंट्रोल कर रखा था ऋचा ने खुद पर, उसका कंट्रोल बटन जल के खराब हो जाता है और चढ़ जाता है पारा उसका। वो गंदे पानी की बाल्टी उठाती है और उसी का पानी ग्लास में डाल के पहुंचा देती है बाहर कि लो पी लो शिकंजी। दिवाकर गुस्साते हुए किचन में आता है तो ऋचा बचा हुआ गंदा पानी उसके मुंह पे मार निकल जाती है घर से और पहुंच जाती है अपने घर। ऋचा के माँ बाप ऋचा की सुनने के बजाय उसे ही समझा रहे होते हैं कि इतनी सी बात के लिए घर छोड़ के आता है क्या कोई? चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, माफी मांग लेते हैं। तभी वहाँ उसका छोटा भाई आता है बाहर से जो कि पानी मांगता है। माँ ऋचा से कहती है कि चलो तुम ठंडा पानी पी लो और अपने भाई को भी दे दो। ऋचा झल्ला के कहती कि नहीं दूंगी। मैं क्यों दूं, वो खुद नहीं ले सकता क्या? आप जैसे परिजनों ने ही बिगाड़ रखा है अपने बच्चों को। माँ कहती कि बेटा इतना क्या भड़क रही हो? तो ऋचा कहती कि बेटा नहीं हूँ मैं, बेटी हूँ। बेटा बेटा बेटा, जो इज्जत बेटों को मिलती है ना वो इज्जत बेटी को भी मिलनी चाहिए। इतना कह के वो अपने कमरे में चली जाती है। थोड़े दिन बीतने के बाद हम देखते हैं कि अब दिवाकर ने दूसरी शादी कर ली है। ले आया वो घर के लिए नई बहू, नई नौकरानी, जो कि वही सब काम करते हुए दिखाई पड़ती है हमें। ऋचा जो करना चाहती थी वही कर रही है। अब बन गई वो डांस टीचर। अब खुद के लिए जी रही थी बिना किसी और की कठपुतली या नौकरानी बने। इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी हमें दिखाती है कई घरों की असलियत को। लगभग हर घर में ऐसा ही माहौल है। कुछ इस माहौल में ढल जाते हैं माँ की तरह, कुछ नहीं ढल पाते ऋचा की तरह। मैं पहले यही कहना चाहूंगा कि घर के काम करने में कोई बुराई नहीं है, सभी को करना चाहिए। लेकिन जहाँ बात यह आ जाती है कि ये सारे काम सिर्फ महिलाएं करेंगी, वहीं आपकी सोच का अंदाजा लग जाता है। एक समय था जब ये सोच सब पर हावी थी, पर अब 21वीं सदी में इस सोच को नहीं चलाया जा सकता। अब मर्द और औरत दोनों को ही घर के काम आने चाहिए।
क्योंकि अब औरत भी बाहर काम करने योग्य बन रही है। तो वैसा नहीं बोल सकते कि मैं पैसे भी कमा के लाऊं और घर के काम भी करूं। ये डायलॉग अब नहीं चल पाएगा। एक औरत इस बात के लिए रेडी हो सकती है कि वो घर के काम भी निपटा ले और बाहर काम करने भी चली जाए, पर मर्द इतना ज्यादा लोड शायद ही ले पाए। एक बात यह भी है कि अब धीरे धीरे वो समय भी चला गया है जब शादी से पहले लड़की अपने मन की बात नहीं रख पाती थी। ऋचा को अगर शादी के बाद अपना पैशन फॉलो करना था, जॉब करनी थी, तो ये सारी बातें उसे पहले ही क्लियर कर लेनी चाहिए थी। अरेंज मैरिज फुल्ली प्रैक्टिकल तरीके से होती है, उसमें इमोशंस और प्यार बाद में आता है, पहले डील्स और डिमांड्स होती हैं। तो अपनी डिमांड पहले ही रख देनी चाहिए कि मेरा ये सीन है, मैं ये करना चाहती हूँ शादी के बाद भी। दिवाकर के घर वालों को ऐसी बहू चाहिए थी जो कि खाली घर का काम संभाले। ऋचा ने अच्छी फैमिली, अच्छा घर, अच्छा लड़का देख के शादी तो कर ली, पर यह सोचना भूल गई कि उसके बाद क्या होगा। क्या उसे अपनी मर्जी चलाने दी जाएगी? क्या उसे खुद का कुछ करने दिया जाएगा? क्या उसे समय दिया जाएगा अपने बारे में सोचने का? ये सब सोचना भूल ही गई वो। ये तो उन लोगों की बात हो गई जिनको मौका मिलता है बात करने का। कई लड़कियां तो ऐसी हैं जिनकी खुद के घर में भी नहीं चलती। जहाँ शादी कराई जा रही है वहीं करनी होती है और संभालना होता है घर नौकरानी बनकर। कुछ घर तो ऐसे होते हैं जो कहते तो हैं कि हाँ हम जॉब करने देंगे, लेकिन वो बस कहने को होता है। इनडायरेक्टली वो इतनी सारी जिम्मेदारियां थोप देते हैं कि समय ही नहीं मिल पाता कि सोच पाओ कि कब निकलें घर से। टास्क बना देते हैं कि घर के काम करके सारी जिम्मेदारी पूरी करके अगर जॉब कर पाओ तो कर लो। टास्क कंप्लीट करके निकलने का प्लान अगर बना भी लो तो फिर चलाया जाता है ब्रह्मास्त्र। डाल देते हैं गोद में एक बच्चा कि लो संभालो, यही है तुम्हारी जॉब। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट। अगर अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिल जाए जो आपकी रिस्पेक्ट भी करता हो तो सब आसान है, वरना जिंदगी नरक है समझो। और ये बात दोनों जेंडर के लिए लागू होती है। अपने पार्टनर के लिए खाना बनाना, उसे खिलाना, उसके हर काम करना अच्छा लगता है जब प्यार होता है तो करना ही चाहिए सब कुछ, उसे ही तो केयर कहते हैं। लेकिन सामने वाला जब आपकी केयर को ये समझ बैठे कि आपका तो काम ही यही है, तो वहीं गड़बड़ी है। सारी चीजें बराबर होनी चाहिए। या तो अंडरस्टैंडिंग बना लो कि कोई एक कमा के लाएगा और एक घर संभालेगा, दोनों एक दूसरे के कामों की रिस्पेक्ट करो। ये मत सोचो कि इसका तो काम ही यही है तो करना ही पड़ेगा ना इसे। कोई आपके लिए गर्मा गर्म खाना बना रहा है, घर चमका रहा है, साफ कपड़े दे रहा है, तो आप भी उसे प्यार दो, उसकी केयर करो। एक गलती ऋचा भी कर रही थी, दिवाकर के घर पे कदम पड़ते ही शिकायतें करने लग जाना। मर्द जात को यह बिल्कुल नहीं भाता कि वो काम करके थक हार के घर आए और उसे फिर से काम बताना शुरू कर दिया जाए। पहले आपको उसे इतना स्पेस देना चाहिए कि वो कंफर्टेबल हो सके, फिर प्यार से अपनी बात रखो उसके सामने। गारंटी देता हूँ कि वो आपकी बात जरूर सुनेगा। मर्द जात को भी ये समझना होगा कि जैसे आप काम से फ्रस्ट्रेट होकर आते हो, थोड़ा सुकून चाहते हो, सामने वाला भी सेम यही चाहता है। उसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, 2 पल प्यार से बैठ के बात कर लो, वही बहुत है उसके लिए। अब जहाँ दोनों ही काम करने वाले लोग हैं तो वहाँ तो सिंपल सा फंडा है कि दोनों को ही घर के काम करना आना चाहिए, क्योंकि किसी एक पे बोझ डालना कि घर का काम भी करो और जॉब भी करो, ये अच्छी बात नहीं है। दोनों मिल बांट के प्यार से एक दूसरे की मदद करो हर काम में, तो प्यार भी बना रहेगा और रिश्ता भी। इस फिल्म में तो महिलाओं की समस्या को दिखाया गया कि कैसे वो काम कर करके पगला जाती हैं। ऐसा ही सेम हाल मर्दों का भी होता है। उन्हें भी कोई खास मजा नहीं आ रहा काम करके, उनकी भी हालत खराब ही रहती है। अगर उनकी भी जिंदगी विस्तार में दिखाई जाए तो उनका दुख देखकर भी हमें उतना ही दुख होगा जितना ऋचा का देख के हो रहा था। पापा जी ज्ञान बहुत देते थे हर चीज पे। पीरियड्स पे किचन न जाना, उपवास रखने का साइंटिफिक रीजन लेफ्ट हैंड से खाना न देना। चलो मान लिया कि आप पीरियड्स में किचन में न जाने का साइंटिफिक रीजन ये देते हो कि औरत को रेस्ट करना चाहिए। माना कि ये रीजन औरत की केयर करने के लिए बनाया गया, पर क्या हो अगर उसका मन ना हो रेस्ट करने का, उसको कुछ बना के खाने का मन हो, तो ये नियम इसलिए बनाना ताकि महिला आराम कर पाए। तो अगर उसका मन नहीं आराम करने का तो फिर भी उसे जबरदस्ती क्यों मना किया जाता है? अब जो लड़कियां बाहर रह के जॉब करती हैं, उनको पीरियड्स हो या जो भी हो, वो किचन में जाती ही हैं, क्योंकि खाना तो उन्हें बनाना है ना। तो फिर लॉजिक क्या रह गया कि घर वाले किचन में नहीं जाना है, लेकिन अगर आप बाहर कहीं किराए पे रह रहे हैं तो वहाँ वाले किचन में जा सकते हो। उपवास रहने का साइंटिफिक रीजन बताया कि अच्छा होता है सेहत के लिए, तो अगर इतना ही अच्छा होता है तो पापा जी ने क्यों नहीं रखा? क्या उन्हें अपनी सेहत की चिंता नहीं है क्या? चलो करवा चौथ का व्रत नहीं रखना तो ऐसे तो रख लो, रख लेंगे तो पकवान कैसे खाएंगे? खाली ज्ञान देने आता है, खुद पर वही ज्ञान अप्लाई करने नहीं आता। बात रही इसकी कि लेफ्ट हैंड से कुछ लेना देना गलत है। मैं तो लेफ्टी हूँ, मेरा तो लेफ्ट हैंड ही मेरा राइट हैंड है, तो क्या किया जाए? अब एक नया ट्रेंड बन गया है ऐसी चीजों को मनवाने का कि एक साइंटिफिक रीजन
दे दो तो लोग मानने लगेंगे। आधे से ज्यादा चीजों को साइंस मानती भी नहीं और ना कोई रिसर्च हुई है, लेकिन लोग अपने में ही कोई साइंटिफिक रीजन बना के बताने लगते हैं खुद से ही। डर जो है अगर ना माना तो कुछ हो जाने का, वो हमें मजबूर भी कर देता है यकीन करने के लिए इन सभी अंधविश्वासों पर। एक ही जिंदगी मिली है तो हमें लगता है कि क्यों रिस्क लेना, कर लेते हैं ऐसा ही जैसा बोला जा रहा है। तो डर का माहौल बना के यही सब करवाते आ रहे हैं लोग। ये फिल्म 2021 में आई मलयालम मूवी द ग्रेट इंडियन किचन की रीमेक है। ये थोड़ा मॉडर्न वर्जन है उस फिल्म का। मुझे उससे बेहतर ये फिल्म लगी क्योंकि उसमें वहाँ के हिसाब से चीजें दिखाई गई थी। हिंदी ऑडियंस इस फिल्म से ज्यादा कनेक्ट हो पाएगी। मैंने ओरिजिनल फिल्म का भी एक्सप्लेनेशन किया है, तो कंपैरिजन के लिए आप देख सकते हैं उसे भी। अब एक्टिंग की बात करें तो सानिया मल्होत्रा ने बहुत अच्छा काम किया है। ऋचा के किरदार को बहुत अच्छे से निभाया। वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं और उनका टैलेंट अभी भी बॉलीवुड नहीं समझ पाया है। बाकी सह कलाकारों का काम भी बढ़िया रहा। और भी बहुत सारी बातें हैं कहने को, पर फिर कभी किसी और वीडियो में कहूंगा, वरना ये वीडियो लंबी होती चली जाएगी। बस इतना ही कहूंगा कि शादी करने से पहले अपने मन की बात सामने रखकर सब क्लियर कर लो, ताकि आपका हाल ऋचा जैसा ना हो। अब वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके जरूर जाना, और नहीं भी लगा हो तो भी आप डिसलाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही अच्छी मूवीज के एक्सप्लेनेशन सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल फिल्मी चीटी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की खबर आप तक पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।